परिंदों को किसी भी देश की सीमाएं नहीं रोक सकती। परिंदे हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते। परिंदे अपने आप में स्वच्छंद होते हैं और प्यार और भाईचारा का संदेश देते हुए एक देश से दूसरे देश घूमते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में पिछले 3 दिनों से बर्ड फेस्टिवल चल रहा है। पक्षियों के लिए अध्ययन किया जा रहा है, पक्षियों को कैसे बचाना चाहिए, पक्षी कैसे अपना जीवन सर्वाइव करते हैं और पर्यावरण और पक्षियों के बीच में क्या संबंध है, मनुष्य और पक्षियों के बीच में क्या संबंध है, इन्हीं विषयों पर अध्ययन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है और विषय विशेषज्ञों द्वारा लोगों को जानकारी दी जा रही है, बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार हम पक्षियों की रक्षा कर सकते हैं। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। कोटा के अभेड़ा का दृश्य है, ये तालाब है, इसमें पूरे विश्व भर से पक्षी आते हैं। आज यहाँ पक्षियों का जमावड़ा हुआ है, इसी के लिए विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं पक्षियों की जानकारी देने और स्टडी करने के लिए। उसका भी मेलों के अंदर भी कहीं बना है। इस वायर पे तो हर तरह की मिल पूरे जगत का यहाँ पे आपके कोटा का, इस हाड़ौती का कैसे कार्य करना है, कैसे बचाना है, कैसे आप बच्चों को जोड़ना है, उन सब में माहिर हैं। और किस तरह से आप कार्य करेंगे आगे, अगर आप वो सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इनके साथ जब आप जाएंगे तो उनका एक अलग अंदाज है और आप समझेंगे, जानेंगे। इतने लोग आ गए अब आपके सामने, आपके कोई मन में प्रश्न हो तो आप सबसे कर सकते हैं, नहीं तो ओवर टू यू सर। अभी आपने इसका बता रहे जी, वो हो गया था तो आपने ये समझ लिया था अभी आपने कि कैसे इसकी लास्ट में आपको बुद्ध भैया ने बताया ही था ई स्पेसिंग क्यों होता है। आपके मन में भी प्रश्न आए थे ये सारे, है ना। पंछी जब ये लेते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे भारत के जो पक्षी जगत के पितामह कहे जाते हैं, जिन्होंने सबके अंदर इस पक्षियों को जानने का शुरुआत करवाई, वो इसी चिड़िया से, यहीं से उन्होंने शुरुआत कराई। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जानते हैं, सालिम अली साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? डॉक्टर सालिम अली साहब, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। तो वो यही वो चिड़िया रही बया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, यहीं से शुरुआत हुई है। और एक और जोरदार बात, ये मूर्खतापूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि 1250 पक्षी, आप केवल पक्षी को एक बार देख के पहचानना संभव नहीं है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे। सबसे पहली बात यानी 1250 अगर है तो 1250 प्लस 1250, तो आपके ये 2500 तो यही हो गए। अब उनके बच्चे होंगे वो और डिफरेंट होंगे। अच्छा, इनमें भी प्रजनन काल और अप्रजनन काल, जिसमें प्रजनन नहीं होता है, ब्रीडिंग नहीं होता है, उसमें भी वो अलग अलग प्रकार के दिखेंगे आपको। तो अब आप सोचो कितने सारे, मतलब कम से कम 3-4 हजार डिफरेंट टाइप्स का आप देखोगे, तब जाके आपको लगेगा कि मैं 250-300 चिड़ियाओं को पहचानने लग गया हूं या लग गई हूं। ठीक है। और पक्षियों को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले उसका आकर्षण देखते हो। तो एक प्रश्न मैं सबसे करता हूं और अपनी बात में बोलता हूं, वही बात मैं आपको पूछता हूं कि कोयल गाता है या गाती है? गाता है। कितने लोग बोल रहे हैं कि गाता है? मेल है कोयल। आप बोल रहे हो कि मेल गाता है, बाकी ये सब बोल रहे हैं गाती है, तो फिर या तो वो गलत होंगे। मेल अट्रैक्ट करता है, कोयल को गाता है, कोयल को गाता है। तो कोयल गाती है या गाता है? गाता है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? इनकी बात, हिमांशु की बात से सहमत हो? नहीं सहमत, नहीं हो सहमत? मेल गाता है। मेल, हिमांशु सही है, मेल गाता है। हिमांशु सही है। कोयल गाता है, कोयल गाती नहीं है। रूबी रेड आई, और वो ब्लैक कर्कश आवाज होती है फीमेल की।
फीमेल और जो दिखता है ना वो अट्रैक्ट जो करने वाला है वो मेल है। ये बात मैं इसलिए सब जगह बोलता हूँ कि ये आपको दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि जगत में सुंदर नर को बनाया है, नारी को नहीं बनाया है। नेचर सब खुश हो गए, देखो मेल्स कितने खुश हुए हैं। नेचर लेकिन अब आगे की भी बात सुन लो। इनके चेहरे उतरे हुए हैं। हाँ नहीं, अभी नर को अट्रैक्टिव होगा तो कोई भी आके उसको मार लेगा, परबक्षी उसको खा लेगा। तो इट मींस ये हुआ कि मेल को सुंदर बनाया तो प्रकृति ने कहा यार मेल मर जाए तो मर जाए, फीमेल नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि स्पीशीज का अस्तित्व, प्रजाति का अस्तित्व फीमेल से है। अब मुस्कुराओ जरा, अब मुस्कुराने की बारी फीमेल्स की है। यानी बेटी बचाओ वाला जो हमारा है ना, वो यही है, प्रकृति ने हमें कहा है, ये हमने कोई नहीं बनाया है ना। सुंदरता की तो मोर सुंदर होता है, मोर को कोई छन छन करती हुई पायल की आवाज में, ये वो प्यारी चिड़ियाएं हैं जिसके ऊपर एक गाना बना हुआ है, चलत मुसाफिर मोल लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। हालांकि वो हरी मुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही मुनिया है जो प्यार से हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों को, मुनिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ममता शर्मा, मैं प्रोफेसर हूँ राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर में, पर उससे ज़्यादा मेरी पहचान एक एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट की है। अब एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हम वो लोग हैं जो पर्यावरण के अंदर विष की मात्रा को सरकार को बताते हैं और उनको बताते हैं कि आप इनके लिए लॉज बनाइए। हम वो लोग हैं जो डॉक्टर्स को ये बताते हैं कि पानी के अंदर कीटनाशक की मात्रा बढ़ रही है, और जब उस पानी को माँ पीती है तो माँ के दूध में वो कीटनाशक आते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या दूध जो पिला रहे हैं वो सेफ़ है? हम वो लोग हैं। तो मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ और मैं उसी बारे में आपसे आज बात करना चाहूँगी। सबसे पहले क्योंकि मैं कोटा में हूँ तो मैं कोटा को ही लेके बात करूँगी, और बर्ड फेस्टिवल में आई हूँ तो बर्ड्स को लेके बात करूँगी। अब जैसे आप कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा आपके रोड के चारों तरफ बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं। कभी आप देखे होंगे कि फार्मर्स हाथ में लेके कुछ स्प्रे कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स की, अगर आप जैसे सीड की दुकान पे जाते हैं तो साथ में लिखा होगा कीटनाशक की दुकानें भी हैं। तो जब ये कीटनाशक हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो पानी के द्वारा वो हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर जाते हैं, और जब वो वाटर बॉडीज़ के अंदर जाते हैं तो वो जाके पानी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर बर्ड वो पानी पीती है तो वो उससे उसका एक्सपोजर हो जाता है। फिर जब ये पानी में जाते हैं तो इसमें मछलियाँ रहती हैं। ये अगर पानी में 5 ppm है, मछली में 10 ppm हो जाएगा, और जब चिड़िया उसे खाएगी तो 25 ppm में हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे फिर चिड़ियाओं को क्या हुआ? तो ये जो कीटनाशक हैं जिनको हम DDT के नाम से जानते हैं, BHC के नाम से जानते हैं, गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं, लिंडेन के नाम से जानते हैं, मेलाथायोन, पैराथायोन, अनगिनत नाम है जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये कहलाते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स। इनकी खासियत है कि ये जाके पानी में घुलते हैं, पानी के द्वारा, अब मैं इंसानों की बात करूँ तो इंसानों के शरीर में जाते हैं, मछलियों में जाते हैं, चिड़ियाओं में जाते हैं। चिड़ियाओं में जाकर ये उनका एक कैल्शियम फॉर्मेशन है। आपको पता है चिड़िया अंडे देती हैं, उनका वही तरीका है प्रजनन का। तो जब ये चिड़ियाओं का जो कैल्शियम बनने का जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब कर देती हैं, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। उससे जो चिड़ियाओं के एग के जो शेल्स होते हैं, जो खोल होता है अंडे का, उसको ये कमज़ोर बना देती हैं, और बिना से उसमें से बच्चे नहीं निकलते, उसको वार्म करना पड़ता है। तो जब चिड़िया उस पर बैठती है तो वो अंडे फूट जाते हैं। और ऐसा अमेरिका में हुआ, पूरी की पूरी एक क्या कहना चाहिए, बर्ड्स की जनरेशन ख़त्म कर दी इन्होंने, जिसका नाम है बॉल्ड ईगल, जो एक रैप्टर है और अमेरिका नेशनल बर्ड है। तो जब जनरेशन ही उसकी ख़त्म होने पे आ गई, तब हम लोग जागे और हमने सोचा कि चलो हमने हरित क्रांति तो देख ली, हमने हर मुंह के लिए खाना तो ढूंढ लिया, पर साथ में हमने अपने बर्ड्स की लाइफ को ख़त्म कर दिया। तो कुछ इस तरह की बातें लेके मैं आपके पास आई हूँ। आगे हम और बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सर, कोटा खबरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पक्षियों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए लोगों के? तो बर्ड फेयर था, चलो ठीक है, आपने जानकारी दी इसके बारे में, लेकिन अभी इनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि इनको घातक ना हो? जी मैम, यहाँ पे ये कोटा ने जो भी आयोजित किया है बर्ड फेयर, इस बर्ड फेयर का उद्देश्य यही था कि एक तो सबसे पहले ये जो हमारा प्रकृति का सबसे सुंदर अवयव है, क्योंकि होता क्या है कि सबसे पहले अट्रैक्ट करता है यही, आप दूसरे जीवों को एकदम नहीं देख पाएंगे या फिर उससे डर होता है, लेकिन पक्षी हर कोई अट्रैक्टिंग होता है और हमारे साहित्य हो, हमारा संस्कृति हो, उसमें सब में इन पक्षियों का बहुत योगदान रहता है। तो ये जो आयोजन हुआ है, तो हमारी कोटा की कौन सी चिड़ियाएँ हैं, उन चिड़ियाओं का महत्व क्या है, और आम इंसान जो ये सोचता है कि क्या हमसे दूर है, उनको ये बताने के लिए कि दूर नहीं है, हमारे आसपास ही है वो चिड़ियाएँ। तो कैसे आसपास है, कौन सी चिड़ियाएँ हैं, किस प्रकार की चिड़ियाएँ हैं, इससे कहीं उनको जागृति पैदा करने के लिए ये एक आयोजन किया गया। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी जो आज आखिरी दिन ज़रूर है, लेकिन ये आखिरी दिन केवल आज के आयोजन का है, ये एक शुरुआत है, यानी ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है किसकी, कि अब इसमें से भली 1000 यहाँ पे बच्चे आए होंगे, लेकिन 1000 में से 10 बच्चे होंगे जो आगे अपना कैरियर या अपने आप को इस प्रकृति के महत्व के लिए झोंक सकते हैं और संरक्षण में आगे बढ़ सकते हैं, और कोटा की जो पक्षी जगत है उसको ये चिन्हित करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि क्या महत्ता है उसको लेके आ सकते हैं। और अभी आवश्यकता भी है, क्योंकि कोटा की जो संभावनाएं हैं, यहाँ से परिस्थितियाँ, उसमें अनेक प्रकार का पक्षी जगत है जिसको अभी भी वो एक जो मुकाम मिलना चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। हम कोटा को एजुकेशन सिटी के नाम से तो ज़रूर जानते हैं, लेकिन अभी अगर हम कहें कि बर्ड सिटी के नाम से जान सकते हैं तो ये अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मेरे को आशा है कि आज के बाद शायद हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये बच्चे, ये धरोहर और डिपार्टमेंट जितने भी ये वर्कआउट कर रहे हैं और आप मीडिया, इसमें ये हाईलाइट कर सकते हैं। सर, शिक्षा नगरी में तो अभी कोटा बहुत पीछे हैं, अभी पर्यटन के लिए ये किस तरह से कारगर साबित हो सकता है? जी, पर्यटन में जैसे अभी आपने देखा कि पक्षी जगत का आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड वाइड में बर्ड्स के ऊपर ही बर्ड वॉचिंग एक अपने आप में एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया है कि जिसको ज़बरदस्त क्रेज़ मिल रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी भी ये कहीं पीछे है, और स्पेशली राजस्थान की बात करें, हालांकि कुछ स्पॉट्स हैं जिसमें आगे बढ़ रहा है। कोटा अभी ओपन फील्ड है, यहाँ पे अगर यही बच्चे, यही स्कूल्स, यही कॉलेजेस, यही यहाँ के नेचर लवर्स इसको अगर अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाएंगे और यहाँ के जो विशिष्ट पक्षी का जो जगत है उसको अगर हाईलाइट करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि शिक्षा नगरी के साथ साथ ये एक अर्थशास्त्र आर्थिकी के अंदर पक्षी जगत के उसको भी ये बहुत बड़ी भूमिका लेके आ सकते हैं कोटा के लिए। सर, मेडिकल में जो बच्चे बायो की पढ़ाई करते हैं उसमें अपना बर्ड जगत किस तरह से बच्चों को हेल्प करेगा? जिस तरह का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है लगातार 3 दिन से, तो उनको बायोलॉजिकल भी जानकारी इससे मिल रही है। जी तो मैम, बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये शिक्षा नगरी है। यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, भली वो लाइफ साइंसेज से हों, चाहे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हो या और भी कोई यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हो, एक बात जोरदार है कि इस तरह की एक्टिविटी एक तो उनको स्ट्रेस फ्री रखती है। सबसे पहली बात, जितना भी दिमाग पे बोझ है, आप प्रकृति में गए नहीं, चिड़ियाओं की कलरव सुनी नहीं और इस सुंदरता को देखा नहीं, तो आपका आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो वहीं पे रिलीव हो जाएगा। तो पहला तो क्रिया यही हो जाती है। बात की बात है ज्ञान की। जैसे ही वो यहाँ आएंगे और उन्होंने आवाज़ सुनी चिड़ियाओं की, तो आप देखिए, अगर बायोलॉजिस्ट है तो वो ये देख सकता है या देख सकती हैं कि किसकी आवाज़ है, आवाज़ कैसी है, आवाज़ में भी क्या है। वो आपने देखा कि कोयल के कूक से सब लोग एकदम आकर्षित होते हैं, मोर की आवाज़ से एकदम आकर्षित होते हैं, तो वो कॉल्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो वो किस प्रकार, इसमें जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने इन कॉल्स के ऊपर भी बात बताई, तो उसमें भी ये बताया गया कि कैसे हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ बायोलॉजिस्ट के लिए। अब बायोलॉजिस्ट टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, उसमें बहुत ऐसे सवालात आते हैं, लेकिन अगर वो प्रत्यक्ष देखेंगे या समझेंगे कि हम जिसको इस जीव जंतु को रख रहे हैं कि ये हमारा टैक्सोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये वर्गीकी, और इसके कई प्रश्न भी आते हैं इनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि अगर ये पूछ लें कि पक्षी क्या है, तो शायद वो अपनी क्लासिफिकेशन बताएंगे जो उन्होंने उसमें पढ़ा। लेकिन अगर यहाँ आएंगे, सिंपल उनको पता चलेगा कि एक द्विपादपीय पंख युक्त जो जीव है उसको हमने पक्षी बोला, और पंख और पर
ये भी बड़ा वो रहता है, लोग पंख और पर एक ही तरह से उसको यूज़ किए जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम पहले से कर रहे हैं। कोयल गाता है, गाती नहीं है। ये बात अब सबके मुख पे यही आएगा कि कोयल गाती है, लेकिन कोयल गाता है। तो मेल्स सुंदर रखे गए हैं, तो प्रकृति ने क्यों मेल्स को सुंदर रखा? कैमोफ्लेजिंग क्या होती है? जितनी भी प्रकृति ने अपनी व्यवस्था की है, ये सब बायोलॉजिस्ट के लिए उपयोगी रहेंगे और साथ में कितनी भी तकनीकी का यहाँ पे विकास हो जाए, उन सब का जो माध्यम है, जो प्रेरण करने वाली चीज़ है, वो आपका ये प्रकृति ही है। तो आपकी जो भी आज तकनीकी डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, वो सभी इन पे आधारित है। वो भले फाइटर प्लेन्स हों, चाहे आपके कोई नॉर्मल प्लेन्स हों, कार्गो शिप्स हों, व्हीकल्स हों, कम्युनिकेशन रेडार्स हों, ये सब इस प्रकृति से संदर्भित है। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ नया आयाम मिलेगा और अगर वो आगे नौकरी की बजाय प्रकृति की नौकरी में अगर रखेंगे, तो ये ऐसे आयोजन उनके लिए एक नया दिशा निर्देश देंगे और वो अपने आप, भले वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, लेकिन यहाँ से डिस्ट्रेस होके नहीं जाएंगे, वो कुछ नया लेके जाएंगे इस प्रकार के आयोजनों के साथ। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा हूँ। मैं स्वतंत्र पर्यावरण विज्ञानी हूँ, लेकिन प्रकृति से मोहब्बत है, प्रकृति से लगाव है, प्रकृति से जुड़ाव है, तो प्रकृति के लिए बस उसके कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान दे रहा हूँ। वैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और इनसे मेरा जुड़ाव है और कई जगह मैं अपना परामर्श देता हूँ। धन्यवाद। हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।